उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों रामचरितमानस और शूद्र समाज को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सपा के नेता सौम्य प्रसाद मौर्य जहां रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे हैं, वहीं सपा की तरफ से ही एक और राजनीति सामने आ रही जो शूद्र समाज को लेकर देखा जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर जी हैं। राजभर जी, ये बताइए, इन दिनों जो यूपी की राजनीति में देखा जा रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास के रास्ते पर जा रही है और विकास के मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय आप धर्म के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यह देश संविधान से चल रहा है और संविधान में सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार, सबको सम्मान और सबको न्याय की व्यवस्था है। बाबा साहब के संविधान के पहले पन्ने पर ही भगवान राम का चित्र प्रदर्शित है और वहां न्याय का प्रदर्शन दिखाया गया है कि यहाँ भेदभाव का प्रदर्शन नहीं है, यहाँ किसी प्रकार का अन्याय नहीं है। भगवान राम अयोध्या से जब वनवास की तरफ गए थे तो उन्होंने भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, वनवासी, केवट, निषाद इन्हीं लोगों को अपने गले लगाया था। अगर माँ सेवरी का जूठा वेद भगवान राम नहीं खाते तो ये संदेश गलत हो जाता कि नहीं, वो सबको गले नहीं लगा रहे थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सभी पिछड़े, दलित, आदिवासियों ने मिल करके 4 बार सपा बसपा सरकार बनाया, लेकिन एक भी मुसहर समाज का बेटा दरोगा सिपाही नहीं बन पाया। चाहे बंजारा समाज का विकास नहीं हो पाया और चाहे राजभर, चौहान, बिन केवट, मल्ला जो भी उपेक्षित, श्री अखिलेश यादव जी जो शूद्र का संज्ञा दे रहे हैं, हमारे संविधान में इसका इस तरह कोई वर्णन नहीं है। आप अगर शूद्र किसी को कह रहे हैं या अपने आप को मान रहे हैं तो ये आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों का अपमान कर रहे हैं और संविधान सभा के सदस्यों का अपमान कर रहे हैं। संविधान में पिछड़े और दलित, आदिवासी उनका समर्पण और उनके उत्थान के लिए संवैधानिक अधिकार मिला है। मैं तो कह सकता हूं कि संविधान जिस तरह से हमें शूद्र नहीं कह रहा है, तो श्री अखिलेश यादव जी अगर इस तरह कह रहे हैं तो अपने नाम के आगे वो शूद्र अखिलेश यादव लिख ले, मैं मान जाऊंगा कि वो अपने आप को शूद्र है। ये सिर्फ तुष्टीकरण और लोगों को नफरत के निगाहों से करने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जो बयान दे रहे हैं श्री मौर्य जी, तो ये अपने आप को नेवला कहते हैं और दूसरे विरोधी को कहते हैं ये सांप है और हम नेवला रूपी इंसान और सांप को हम डस लेंगे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में ही कई सांप पैदा हो गए हैं। अब इनके बयान पर खुद ही बोल रहे हैं कि रामचरितमानस मानने वाले तो सब है। लोहिया जी रामचरितमानस को मानते थे, उनके सिद्धांतों पर चलने का लोग कहते थे। चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे छत्रपति साहू, सभी लोगों ने न्याय को स्वीकारा है। समाजवादी विचारधारा ही न्याय का विचारधारा था, लेकिन आज उस विचारधारा को समाजवादी पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता पूरी तरीके से नेवला प्रसाद को आगे करके इसको समापन की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से इनका रूप रेखा रहा, इस तरह बयानबाजी रहेगी, तो समाजवादी पार्टी का मतलब है रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करना और एक चौपाई के चक्कर में अपने तमाम जो श्रद्धा रखते हैं, जो लोग राम पर आस्था रखते हैं या जो लोग रामचरितमानस की पाठ पर आस्था रखते हैं, उन सभी करोड़ों भक्तों के साथ आप अन्याय कर रहे हैं। मैं तो देखा हूं चुनाव के समय अगर आपको शूद्र ही बनने की मनसा थी तो ये बैकग्राउंड में क्यों शूद्र बन रहे थे? आप एक तरफ जाते हो, फरसा उठा लेते हो, परशुराम की मूर्ति लगाने चले जाते हो, तो परशुराम भी तो न्याय के मूर्ति थे और वो भी तो न्याय के लिए लड़ रहे थे। आप तो वहां जाकर के हिंदू और मुसलमान और इधर एक तरीके से आप जिस तरह शूद्र कह रहे हैं, शूद्रों के तो खिलाफ हो रहे थे, हमेशा से खिलाफ थे। आप तो वहां जाकर उनका काम कर रहे थे और साधु संतों के बीच में आप गाली दे रहे हैं। चुनाव के समय जाकर के उनके चरण वंदना करते हैं, कुंभ में जाकर स्नान करते हैं। तो जिनका अपमान करते हैं आप, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस की चौपाई ये सवाल खड़ा करके समाजवादी पार्टी अपनी खटिया खड़ी कर रही है। इनकी बिस्तरा गोल जनता करने के लिए तैयार है। जैसा परिणाम आने वाले समयों में देखा जा रहा है कि ये जो कार्ड खेलना चाहते हैं उस कार्ड से इनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। एक तरीके से ये समाजवादी पार्टी अपने पार्टी में ही विद्रोह खड़ा करने के लिए इस तरह का बयान दे रही है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के जितने समाज के नेता हैं उनको इस्तीफा देकर के ये संदेश देना चाहिए कि राम का जहां अपमान होगा वहां हमारा कोई स्थान नहीं है, हमें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा ये लोग नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि वोट के लालची और वोट के लिए ये सारे अपने श्रद्धा, सारे आदर्श, सारे विचार ये सब भूल जाएंगे। आज मुद्दा होना चाहिए विकास का, चाहे वो शिक्षा का हो। हम कह रहे हैं कि चौपाई से, अगर ये चौपाई सही भी कर देंगे
मुझे ऐसा लगता है ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश देश में कई भाषाएं हैं, रामचरितमानस कई भाषाओं में लिखा गया है। आप देखेंगे कुछ चौपाइयों का ऐसा जिक्र है जो अवधी भाषा में है। और अवधी भाषा कहाँ बोली जाती है? आप बुंदेलखंड की तरफ बढ़ेंगे तो इधर की भाषाएं अवधी होती है, हमारे पूर्वांचल की तरफ भाषा खड़ी होती है। और हर तरह के मध्यांचल में जाएंगे वहां की भाषा अलग है, लखनऊ में भाषा अलग बोली जाती है। तो कहीं ना कहीं समझने वालों के दिमाग में कुछ गड़बड़ियां हैं। इनको या तो रामचरितमानस पढ़ने नहीं आता है या ये लोग समझ नहीं पाते हैं। जिस दिन यह लोग भगवान राम के विचार को मान लेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के विचार को मान लेंगे और उसी संविधान में दिया हुआ व्यवस्था उसको जनता तक पहुंचाने के लिए उनको जागरूक करने लगेंगे, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा शिक्षा बनेगा। और शिक्षा समाज में न होने की वजह से इस तरह का लोगों को बरगलाने का जो जरिया सपा ने अपनाया है, इससे अब समाज ये भी समझ रहा है कि इनके पास अब कोई एजेंडा नहीं बचा है। जैसे ये कहते थे जातिवाद जनगणना, हम तो कह रहे हैं जातिवाद जनगणना आप सत्ता में थे 5 साल करा दिए होते तो आज ये बीमारी आपको गिनाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कर दिए होते तो आज गरीब शिक्षित होता, तो इस तरह की बीमारी नहीं उत्पन्न होती। आज गरीब बिजली के बिल से परेशान है, आप सरकार में थे, उनके लिए योजना बना देते कि हम इतना यूनिट उनको फ्री हमेशा देंगे। आज सरकारें जो भी सरकार आती है उसके लिए सोचती, लेकिन आपने न तो शिक्षा पर काम किया, न रोजगार पर काम किया, न आपने सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी दिया। हम तो नहीं कह रहे हैं, हाईकोर्ट कह रहा है 3 अक्टूबर 2013 को यही अखिलेश यादव की सरकार में मजबूत जो पिछड़े वर्ग की जातियां हैं लंबे समय तक आरक्षण का लाभ उठाए, कमजोर जातियों को आरक्षण लेने नहीं दिए। तो बाबा साहब ने तो कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था दिया था, न कि मजबूत वर्गों के लिए। तो जब कमजोर वर्गों को लाभ नहीं पहुंचाने दिए हैं तो यही लोग न लूटने वाले हैं। आज वो लोगों के साथ वो लोग खड़े नहीं है, इसलिए चिंता बढ़ गई है कि अब हमारे साथ ये लोग नहीं है, अब कैसे वोट मिलेगा। तो इनके लिए शूद्र बना दो। तो शूद्र बना करके आपने अपमानित किया है, इसका खामियाजा आपको चुनाव के दरमियान मिलेगा और बहुत मजबूती से मिलेगा। जो गिनती आप रात दिन कर रहे हैं कि 400 दिन से घट रहे हैं, भाजपा जा रही है, तो ये भाजपा नहीं जा रही है, ये समाजवादी पार्टी की नेवला समाजवादी पार्टी को खा रहे हैं। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर छोड़ेंगे। अच्छा, सपा दफ्तर के बाहर जो होर्डिंग लगी है उसमें लिखा गया है कि जो शूद्र समाज की तरफ ध्यान देगा या शूद्र समाज को लेकर साथ में चलेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी 2024 को लेकर ये पिछड़ा वर्ग और ये अनुसूचित जाति को साधने की कोशिश कर रही है, या क्या रणनीति नजर आ रही है आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर? देखिए ये जो दगा हुआ मुद्दा है उसी को ये मार्केट में ला करके चर्चा बनाना चाहते हैं। ये दगा हुआ मुद्दा ये बहुत बार दग चुका है और दगे हुए मुद्दे को जनता बार बार स्वीकार नहीं करती है और दगे हुए नेताओं को भी बार बार जनता स्वीकार नहीं करती है। तो सपा दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करके, दगे हुए कारतूस जैसे मुद्दे को इकट्ठा करके वो सत्ता पाना चाहती है। सत्ता की बेचैनी, सत्ता न मिलना उनके लिए ये बेचैनी जैसा पैदा हो गया है, क्योंकि सत्ता इनके लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। इसीलिए तरह तरह के बयान देकर के उन तमाम उपेक्षित वर्गों को ये अपमानित और जलील करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो याद है कि जब बहन जी के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ था और जो आज ये कह रहे हैं महिलाओं का अपमान, तब तो उस समय महिला अपमान नहीं दिख रहा था। पूरे देश के सबसे बड़े दलित नेता का आपने अपमान किया, बलात्कार करने की कोशिश किया और पूरे देश की जनता ने देखा और आप एक महिला के नहीं पूरे महिला वर्ग का आपने अपमान करने का, तब तो ये बात श्री अखिलेश यादव को याद नहीं है। और आपने दोस्ती भी किया 2019 के गठबंधन सपा बसपा करके, आपने ये भी देख लिया कि हमारे साथ जनता कितनी है। और आप 2022 में भी गठबंधन करके देखा है। हम अगर पूर्वांचल में नहीं खड़े होते तो हालत कहाँ इनकी जाती, चाहे वो गाजीपुर जिले हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, अम्बेडकर ने उठा करती 1 नंबर का परिणाम हमने दिया है। अब उनको ये भी चिंता सता रहा है कि अब तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेल भारतीय समाज पार्टी भी साथ नहीं है, अब हमको वोट कौन देगा दिलाएगा। तो अब ये दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करके वोट का इंतजाम कर रहे हैं। ये तो जो बहाना है चौपाई, वोट पर निशाना है और निशाना वोट पर लगाए हुए हैं, उन वोटों पर जिनको इन्होंने धोखा दे दिया, जिनके साथ छल कर दिया, जिनके साथ इन्होंने अन्याय किया है। सत्ता में रहते हैं तो यही अति पिछड़ों के ये जमीन लूटते हैं, जमीन कब्जा करते हैं, इनको थाने प्रताड़ित करते हैं, इनको नौकरियों से हिस्सेदारी नहीं देते हैं, इनको शिक्षा से वंचित करके रखते हैं। तो हम तो उन्हीं को जागरूक कर रहे हैं, वो जागरूक हो चुके हैं। अब देखिए हमारा 5 फरवरी को महिला हक अधिकार महारैली गोरखपुर में करने जा रहे हैं। हम टीवी पर नहीं बोल रहे हैं, हम जनता के बीच में जाके बोल रहे हैं।
और ये क्या कर रहे हैं, टीवी पर बोल करके सोच रहे हैं कुल हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। तो हम भी 50,000 महिलाओं को इकट्ठा करने जा रहे हैं गोरखपुर में। आप देखिए 50,000 महिलाएं ये संकल्प लेंगी कि उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। महिलाएं आज पीड़ित हैं शराब से, उनके पति उनके परिवार शराब पी करके अपने परिवार को गंवा रहे हैं। तो वो लोग भी चिंतित हैं कि हमें हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी, नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे मिलेगा, और 33% महिलाओं को आरक्षण कैसे मिलेगा। पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव के तर्ज पर लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण कैसे मिलेगा। अगर यह बात समाजवादी पार्टी करती तो जनता समझती कि भाई ये मुद्दे की बात कर रहे हैं, हम सामाजिक न्याय समिति की बात कर रहे हैं। तो 27% आरक्षण हमें संवैधानिक अधिकार मिला है। तो 27% आरक्षण में कौन लूट रहा है ये तो सबका को ही बताना पड़ेगा कि आखिर अकेले आप मलाई काट रहे हो। अगर कोई अधिकार मांगने के लिए अब खड़ा हो रहा है तो आप उसको शूद्र बना दे रहे हो। तो शूद्र बनाने से कुछ नहीं होगा। आपका निशाना जो वोट पर है, ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव देव भारतीय समाज पार्टी उस वोट को अपने तरफ कर लिया है। अब 2024 में जो गिनती आप 400 से घटा रहे हो प्रतिदिन, अब वो जाते जाते अंत में कहा जाएगा 0 पर सिमट जाएगा। तो 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको 0 पर आउट करके इनको तबेलियन से वापस लौटाएगी, क्योंकि इन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में चर्चा करना चाहिए उन मुद्दों को किनारे लगा करके धर्म का रास्ता अपना लिया है। और धर्म के विरोधी लोगों को जनता अब कभी स्वीकार नहीं करती। इस देश में हर धर्मों का, हर मजहबों का, हर संप्रदाय लोगों का यह पंथ निरपेक्ष देश है। और पंथ निरपेक्ष देश संविधान में आप किसी भी तरह का अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके लिए कानून बना है, कानून उनके साथ इंसाफ कर रहा है। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी रास्ते से भटक गई है, लोहिया जी के सिद्धांतों से भटक गई है। अब लोहिया जी की आत्मा भी रो रही होगी कि हमने इस देश में समाजवाद का रास्ता और जो दिखाया था उस किस हाथ में दे दिया है। जिस हाथ में चला गया है वो तो 500 साल पुराने भगवान राम के आदर्शों को भी कुचलने का प्रयास कर रहा है। तो ये धर्म विरोधी लोग और ये नास्तिक लोग अब उत्तर प्रदेश में अब जनता के बीच में पूरी तरीके से नकारे जा रहे हैं। तो ये रामचरितमानस का चौपाई इनकी खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल करके ही उत्तर प्रदेश में दिखाएगी। तो बिल्कुल ये अरुण राजभर जी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ये रामचरितमानस को लेकर बयानबाजी कर रही है, ये 2024 में इनके लिए ही घातक साबित होगा। और उनका यह भी कहना है कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी और बिस्तरा गोल हो जाएगा। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।